चलिए डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के बारे में बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दूंगा, कहीं भी आपको इधर उधर भटकना नहीं है। बस इतना याद रखना कि जो जो बताऊंगा उसे आपको रिवीजन करते चलना है। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के डाटा में मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ों को लिख करके आपके समय को बर्बाद नहीं करूँगा। मूल मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। ज़्यादा घुमा चढ़ा के बात भी नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन इस समय पे करना है। थोड़ा इस टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशन वगैरह को ध्यान मत देना, व्हाट्सअप ये सब चीज़ों को। पहली बात ये करो कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मानता हूँ कि उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा आप ही को होगा। जब भी मैं कोई नॉलेज वाली वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन को दबा के आप सब्सक्राइब करके रख लो। अच्छा ना लगे तो मत देखना। कई बार कई वीडियो आपको भी बोरिंग लगता है, ठीक है, तब वो बोरिंग वीडियो मत देखना। कई बार कई वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको हेल्पफुल ही रहता है, एजुकेशनली होता है, तब उस समय आप देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो और आपके लाइफ में नॉलेज वाली चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को कुछ मुद्दों पे चर्चा करना है और यहाँ पे देखना है कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को कैसे हम डील करेंगे, ठीक। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो करंट बताऊँगा ये 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से ले कर के पूरे आपके अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर तक का, अक्टूबर तक का पूरा चीज़ों को अपन पोर्शन को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है। अब मैं स्टार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भूपेश बघेल हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने क्या किया, कुछ घोषणाएं किया था। कैसे, तो उसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 सितंबर 2023 की बात है, वो कहाँ गए, हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी नवा रायपुर। यहाँ पे उन्होंने एक कुछ योजनाओं का यहाँ पे क्या किया, शिलान्यास किया। अब यहाँ पे नया रायपुर में जाने के बाद में 3 महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसका शिलान्यास किया। तो तीनों के बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि वो चीज़ें है क्या, ठीक। तो पहला जो योजना है वो क्या था, कॉमर्शियल हब बनाने का नया रायपुर में। पहला क्या था, तो वो कॉमर्शियल हब बनाने का था, ये वाला बात। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है कि ये जो था कॉमर्शियल हब, इसको बनाना है छत्तीसगढ़ में। तो एक ऐसा कॉमर्शियल हब होना चाहिए हमारे पास छत्तीसगढ़ में जहाँ पे एक हर प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हमको कॉमर्शियली देखने को मिलना चाहिए। अब वो अलग अलग डिसाइड होगा कि ट्रांसपोर्ट का होगा या एग्रीकल्चर का होगा, वो सब अलग अलग सेक्टर बनेंगे, अलग अलग जगह बनेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1083 एकड़ में इन्होंने इसका शुरुआत किया, शिलान्यास किया, 1083 एकड़। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो कॉमर्शियल हब छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में बनने वाला है, जिसका शिलान्यास भूपेश बघेल ने किया, कितने एकड़ में फैला हुआ है, ये हो गया। दूसरा उन्होंने क्या किया, चरणबद्ध तरीके से दूसरा भी एक एरो सिटी बनाना का शिलान्यास किया, ठीक है। तो एक एरो सिटी, अब वो कितना एकड़ था, तो 216 एकड़। एरो सिटी हब, अब ये कितना था, तो 216 एकड़ में ये। और जो तीसरा है, ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जो शहीद जो जवान हैं उसकी याद में स्मारक स्थापना करने की बात आई थी, वो 13 एकड़ में स्थापित होगा, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ होगा, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक, और जो होगा शहीद स्मारक। तो शहीदों के याद में जो हमारे जवान हैं उनके याद में यहाँ पे स्मारक बनाया जा रहा है 13 एकड़ में। तो ये बात याद रखना है आपको। तो दोनों चीज़ों का है ना, शहीद स्मारक ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें, शहीद स्मारक का स्थापना किया जा रहा है कितने में, 13 एकड़ में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने भूपेश बघेल ने क्या, 12 सितंबर के दिन 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को क्या किया, शिलान्यास किया, ठीक है। अब अगला जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये है पॉइंट नंबर 2। जैसे अपन ने पॉइंट नंबर 1 में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में देखा, वैसे ही पॉइंट नंबर 2 में हमको कुछ चीज़ देखना है जो जिसका संबंध है राम वन गमन पथ से। किससे संबंधित है ये, तो ये है राम वन गमन
पथ, इसको ध्यान से समझिए। इसमें आपको इस समय की जब बात आती है तो ये कब 11 सितंबर की बात आपको बता रहा हूँ। 11 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, पर्यटन जो परिपथ है जिसके लिए राम वन गमन पथ को क्या, जहाँ जहाँ से भगवान राम गुजरे हैं उस जगह को क्या किया जा रहा है, पर्यटन के रूप में उभारा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में राम की अब 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर महीने की बात आ रही है और कौन सा, 11 सितंबर। तो 11 सितंबर 2023 को भगवान राम की अब 6वीं प्रतिमा मतलब भगवान राम की जो 6वें स्थान से गुजर रहे हैं, टोटल जितने भी स्थानों से मान लो गुजरना है उसमें राम की 6वीं प्रतिमा का क्या है, लोकार्पण कर दिया गया है। और वो 6वां स्थान कौन सा है, तो वह है धमतरी सिहावा नगरी, याद करके आप लिख लेना, या धमतरी सिहावा लिख लेना, बस आपके दिमाग में वो चीज़ होना चाहिए। और स्थान पूछे तो कौन से पहाड़ में, तो मुकुंदपुर के पहाड़ में। ठीक है, ये 6वां सिहावा में कौन सा, मुकुंदपुर। तो ये 6वां स्थान है जहाँ पे भगवान राम की प्रतिमा का लोकार्पण किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सबको जानना। इससे पहले कहाँ हुआ, तो चंदखुरी में हुआ था, फिर चंपारण में हुआ था, फिर उसके बाद राजिम में हुआ था, शिवरी नारायण में हुआ था, रामगढ़ सरगुजा में हुआ था, और अब धमतरी सिहावा के इस मुकुंदपुर पहाड़ में भी भगवान राम की प्रतिमा का क्या हो गया, लोकार्पण 11 सितंबर को हो गया। अगर आपसे पूछ दे, मान लो, क्योंकि ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, भगवान राम जो है आज के समय पे पॉलिटिक्स से भी लोग जोड़ के देख रहे हैं, हालांकि नहीं जोड़ना चाहिए। किसी भी राष्ट्र में या किसी भी राज्य में एक स्वच्छ लोकतंत्र अगर आपको देखना है, एक साफ सुथरा डेमोक्रेसी देखना है, तो वहाँ कभी भी धार्मिक चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। परंतु इसके बिना राजनीतिक पार्टियां राज नहीं कर सकती, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, हर एक सरकार अपने आप से जोड़ के इस पे काम करता है ताकि उसका चुनाव में क्या हो सके, दबदबा हो सके। ठीक, अब आगे की क्रम में मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये है राज्य युवा मितान सम्मेलन। ये इम्पॉर्टेंट है, राज्य युवा मितान सम्मेलन क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं राजीव युवा मितान सम्मेलन। इस सम्मेलन की खासियत क्या थी, इसमें राहुल गांधी इसमें आए थे। ठीक है, और इससे प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है, कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस क्या करेगी, कभी भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस के ऊपर है। क्यों, क्योंकि इस समय पे उनके राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख नेता आए थे। अब इससे प्रश्न ये बनता है कि इस समय मुख्य अतिथि कौन बने। मुख्य अतिथि में आपको क्या लेना है, तो राहुल गांधी को लेना है, राहुल गांधी। ठीक है, ये मुख्य अतिथि को के रूप में इसको लेना है। मतलब आप इसे चाहो तो चीफ गेस्ट बोलो या मुख्य अतिथि बोलो, जैसा आपको बोलना है, बस आपके नॉलेज में चीज़ होना चाहिए। कब की बात है, यह जो सम्मेलन हुआ, याद रखेंगे, ये सम्मेलन हुआ था 2 सितंबर को, 2 सितंबर 2023 का, और एक बड़ा सम्मेलन था जिसमें राज्य युवा मितान सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित इन्होंने क्या किया था, जितने भी मितान क्लब स्थापित हुए हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था, और इसमें लगभग 3,32,000 लोगों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि ये कहाँ पे हुआ, तो नवा रायपुर में मेला जो ग्राउंड है वहाँ पे हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ ये, तो ये नवा रायपुर में हुआ। याद रखना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नहीं है बल्कि नवा रायपुर हो चुका है, इस बात को आपको नॉलेज में रखना है। तो मुख्य अतिथि कौन थे, राहुल गांधी थे, और कहाँ पे, तो नवा रायपुर में ये सम्मेलन हुआ। अब कुल मितान क्लब की संख्या छत्तीसगढ़ में कितने मितान क्लब रजिस्टर्ड हैं जो वहाँ पे पहुँचे थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुल मितान क्लब 13,242 है। कितना है, तो 13,242। ये क्या है, कुल मितान क्लब है जिसका चर्चा इस 2 सितंबर को हुआ था, जब इस बैठक को, इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। और इसमें कितने युवक इस क्लब में जुड़े, 3,32,242। ठीक है, तो आप शॉर्ट में 3,32,000 भी याद कर सकते हो, या पूरा लिखना है तो 242। इतने जो युवा हैं उसको इस मितान क्लब में जोड़ा गया। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है छत्तीसगढ़ के लिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ मैं करंट अफेयर में आपको लेके जाता हूं। तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में आप लोग सुन चुके हैं, जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू हमारी अभी राष्ट्रपति है। वो छत्तीसगढ़ आए थे और यहाँ पे 2 दिन यहाँ तक वो रहे थे। तो कौन कौन सी तिथि तक को यहाँ पे स्टे किए, कौन कौन सी तिथि को आए, इस बात को आपको जानिए और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। 31 अगस्त एक दिन ये हो गया जब वो आए। तो सबसे पहले माँ महामाया रतनपुर के नगरी गए और माँ महामाया का क्या हुआ, दर्शन वो करने गए थे। हम भी उसी समय पे वहाँ पे गए थे, महामाया के समय पे, ठीक राखी के उपलक्ष्य में घूमने गए थे। और 1 सितंबर छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या है 2 दिन जो है प्रवास किया था, 2 दिन यहाँ पे रुके थे। तो रतनपुर वाले क्षेत्र में और यहाँ पे रायपुर भी वो आए थे 1 सितंबर को। तो 31 अगस्त को जब उनका यहाँ पे आना हुआ तो सबसे पहले वो कहाँ गए, तो वो रतनपुर माँ महामाया के नगरी में गए और रायपुर जो है वो 1 सितंबर को यहाँ पे आए। तो कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिए आपको क्या समझना है। सर्वप्रथम वो कहाँ आए, तो सर्वप्रथम जैसे ही वो आए तो वो रतनपुर पहुँचे। कहाँ के लिए रवाना हुए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, रतनपुर जाऊँगी और माँ महामाया का मैं क्या करूँगी, दर्शन करूँगी। किसने, द्रौपदी मुर्मू ने। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, हमारे बिलासपुर में एक विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जहाँ से मैं बीटेक किया हूँ, जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ। तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में उस समय दीक्षांत समारोह भी हो रहा था। तो प्रश्न आपको पूछा जाएगा, रतनपुर में पहले इन्होंने माता का दर्शन किया, माता रानी का, और माता रानी का दर्शन करने के पश्चात ये कहाँ गए, तो ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पहुँचे। और यहाँ पे कौन सा दीक्षांत समारोह चल रहा था, तो 10वें नंबर का दीक्षांत समारोह चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये शामिल हुए, इस बात को आपको ध्यान पे रखना है। फिर उसके बाद में इनको ये भी कहा जाता है कि ये काम को निपटाने के बाद में ब्रह्म कुमारी सेवा सरोवर का के कार्यक्रम में भी ये शामिल हुए थे। ठीक है, और वहाँ पे सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 पहल चल रहा था जो ब्रह्म कुमारियों के माध्यम से किया जा रहा था, तो उसमें भी इन्होंने अपनी सहभागिता निभाई। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि ये बोली कि हमको कहाँ जाना है, तो हमको जाना है अब गुरु घासीदास महंत घासीदास संग्रहालय। तो इन्होंने क्या किया, महंत घासीदास संग्रहालय इनको जाना था, तो ये आई और वहाँ पे घूमी और वहाँ पे दर्शन की। ठीक है, तो इसमें 31 अगस्त को ही वो क्या की, महंत घासीदास संग्रहालय आई थी, यहाँ से पूरा निपटा करके घूमने के लिए शाम के समय पे। और लास्ट में जाते जाते रायपुर मिल करके कुछ राजनीतिक चर्चा वगैरह इत्यादि करके वो चलेगी। तो 2 दिन ये रही थी, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। ठीक, इतनी बातें मिनिमम आपके नॉलेज में होनी चाहिए, इतनी बातें मिनिमम आपके जहन में होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सहभागिता आपको देखने को मिलेगा। और ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। एक और आपको मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या है, सुपोषण अभियान जैसे चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं, उसी तरीके से एक और है पोठ लइका अभियान। इसका भी उद्देश्य क्या है, कुपोषण के खिलाफ लड़ना। किसके खिलाफ, तो कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए तो क्या चल रहा है, तो पोठ है ना, पोठ लइका अभियान। तो आप लोग बोलते हैं ना, भारी रोठ पोठ दिखत है रे, ऐसा करके बोलते हैं ना। पोठ मतलब हष्ट पुष्ट मजबूत। तो पोठ लइका अभियान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस समय पे क्या है, गरियाबंद जिला थोड़ा प्रभावित था, बेमेतरा जिला थोड़ा सा प्रभावित था, गरियाबंद भी था लेकिन कम था। बेमेतरा में रिजल्ट सही नहीं था, कुपोषण की स्थिति सही नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना का पोठ लइका अभियान का क्रियान्वयन कराया। और बेमेतरा के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो याद रखेंगे बेमेतरा के 76 आंगनबाड़ी केंद्रों में, बेमेतरा के कितने आंगनबाड़ी केंद्र, तो 76 आंगनबाड़ी, इतने केंद्रों में इस अभियान को लागू किया गया। और इसमें टोटल बच्चे कितने थे, 1114 बच्चे टोटल इसमें इस 76 आंगनबाड़ी में थे। जिसमें क्या हुआ, जब इस अभियान को चलाया गया तो इतने बच्चों में जो बच्चे कुपोषित थे, बहुत बुरी तरीके से कुपोषित थे, वो कितने बच्चों को चिन्हांकित किया गया और वो सुपोषित हुए। तो 599 बच्चे इसमें क्या हुए, सुपोषित हुए।
इस बात को याद रखना है। तो इतने बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ पोर्ट लेका अभियान 2023 के तहत। अगर ये क्वेश्चन आता है तब आप याद रखेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके आंकड़ों की बात। ऐसा भी आता है कि जो कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने का क्या जो अभियान चला इस वर्ष, तो 2023 में जब इस अभियान को चलाया गया तो कितने परसेंट इस अभियान ने अपना योगदान दिया? तो सुपोषण में इसका अभियान था 23% इसका क्या था? योगदान था, ताकि एक स्वस्थ समाज का क्या किया जाए? स्थापना किया जा सके। इतनी बातें मिनिमम आपको जानना है, समझना है। अब थोड़ी सी आगे और चर्चा करते हुए हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए कितना मिनट हुआ, आप लोग बोर होते हो, 15 मिनट हुआ है। थोड़ा सा धैर्य और रखो, ठीक है। जब मैं पढ़ाने को तैयार हूँ तो आप भी पढ़ने को तैयार रहें। ऐसा ना सोचें कि क्लासेस लंबी चल जाती है तो हमें बोर फील होता है, नहीं, वो सब आपके माइंडसेट का खेल है। चलिए, अभी धान और मक्का खरीदी का कुछ डाटा है जो मैं आपके बीच में रखूँगा। धान खरीदी विपणन जो भी हुआ था 2023-24 के लिए जो प्लानिंग है उस पर भी अपन देखेंगे। कुछ कुछ मुद्दों पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे 2023 में जो जो इसके लिए प्लानिंग रखे गए हैं कि भैया 2023 अभी चल रहा है और वो प्रोसेस क्या होता है, कोई वित्तीय वर्ष 2 वर्ष को समाहित करता है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च लेते हैं ना, तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 से अगर हमने एक एजेंडा बनाया, एक प्लान बनाया और वहाँ पे 31 मार्च के बीच में किसी भी मंथ हमको डील करना है, तो वैसे ही 2023-2024 के बीच में ये 1 साल के बीच में जो एजेंडा बन रहा है वो धान खरीदी विपणन का, ठीक है। विपणन मतलब मार्केटिंग, जो ट्रेडिंग होगी धान का, उसके बारे में बात कर रहा है कि कैसे मार्केट जो है उस पर किस नीति पे काम करेगी, क्या क्या उसके लिए क्या लक्ष्य है, कब किया जाएगा, खरीदी का समय क्या रहेगा, कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा, ये सब चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। तो धान खरीदी विपणन वर्ष के बाद 2023 चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, धान खरीदी पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। फिर अपन इससे कुछ न कुछ ज़रूर अपन सीखेंगे कि भैया धान खरीदी के बारे में हमको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। तो ये 2023 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और ये चलेगा कब, 2024 तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि वित्तीय वर्ष क्या करता है, अपने साथ आगामी वर्ष को भी शामिल कर लेता है। जैसे 2023 का कोई एग्ज़ाम आप देते हो तो आप क्या करते हो, पिछले वर्ष के 2022 के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हो 2022-23 को, ताकि इस वर्ष का आंकड़ा भी रहे, पिछले वर्ष का आंकड़ा भी रहे। ये चीज़ हमारा होता है। तो वैसे ही 2023 में हम 2024 के समय पे जो भी घटनाएं घटेगी, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023 से 24, 1 साल को लेते हैं, तो 2023 भले ही नवंबर के दाम पे है, आखिरी समय पे है, नवंबर दिसंबर चल रहा है, लेकिन जो डाटा 24 में परफॉर्म करेगा वो यहाँ पे शेड्यूल कर दिया गया है कि किस किस प्लानिंग पे काम करेगा, ठीक है। तो 2023-24 में कितना कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात आई है, ठीक। तो ये 20 कुंटल प्रति एकड़ की बात आई है। कितना, तो 20 क्विंटल, 20 कुंटल प्रति एकड़, तो इतने की धान खरीदी किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि कितना एकड़ धान खरीदी की बात आ रही है, तो 20 कुंटल प्रति एकड़। मान लीजिए आपके पास में 2 एकड़ खेत है ना, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपके 1 एकड़ में 20 कुंटल से ज़्यादा धान खरीदी नहीं हो सकती। पर्ची देखा जाएगा और उस हिसाब से धान का क्या होगा, विपणन होगा, मार्केटिंग आपका होगा, ट्रेडिंग होगा आपके धान का। तो इस बात को याद रखेंगे कि 2023-24 के लिए जो टाइम डिसाइड किया गया है, अभी बताऊंगा धान को कब खरीदना चालू किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोल रहा है वो, कि 20 कुंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है, आप इसे करके बताएंगे कि 1 कुंटल में कितना किलोग्राम होता है। आपको ये बेसिक नॉलेज है, जैसे 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, वैसे ही 1 कुंटल में कितना किलोग्राम होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे मैसेज करके बताएंगे या कमेंट करके बताएंगे, ताकि आपकी उपस्थिति का मुझे पता लग सके, ठीक। अब ये बात होगी 20 कुंटल प्रति एकड़ की। अब बात क्या आ रहा है कि जो राज्य सरकार क्या कर रही है जी, इस 2023 के लिए कितना लाख मीट्रिक टन खरीदने का एक एस्टिमेशन बना रही है कि कितना उसके पास बजट है और कितने लोगों को वो धान खरीद करके पैसा दे सकती है। तो टोटल जो लाख मीट्रिक टन है धान खरीदने का लक्ष्य, वो कितना है, 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान बनाया जा रहा है। 125 लाख मीट्रिक टन,
ये कब के लिए है? 2023 से 24 के लिए, 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का क्या है? ये एक अनुमान है, अनुमान। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ एक अनुमान लगा के मोटी मोटा ही कैलकुलेशन किया जा सकता है, मोटी मोटा बजट बनाया जाता है, फंड रिलीज़ किया जाता है वित्त विभाग के द्वारा। अब डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या किया कि 125 लाख का लमसम में एक निकाले। जैसे आपको पता रहता है कि अगर मान लीजिए आपको लेना है, दूध लेना है, तो आपको पता है, मान लो कि 1 लीटर जो आप दूध ले रहे हैं, मान लेते हैं कि 40 रुपये में 1 लीटर शुद्ध दूध आपको गाय का मिल रहा है। तो आप क्या करोगे कि भाई आपके घर में जो भी बच्चे का बर्थडे होगा, पार्टी होगा, फंक्शन होगा, जो दूध से चाय बनेगा, कॉफ़ी बनेगा, मिठाई बनेगा, आप अपने बजट के हिसाब से एक अनुमान लगाओगे। एग्जैक्ट तो आपको भी नहीं पता कि 5 ही लीटर लगेगा, 4 ही लीटर लगेगा। तो वैसे ही इन्होंने 125 लाख मीट्रिक टन का धान का अनुमान लगाया है कि इतना हमको क्या करना है? खरीदी करना है। इतना धान को क्या किया जाएगा? तो खरीदा जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, दोनों डाटा को। आगे की बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस खरीदी के लिए सार्वजनिक जो उपार्जन केंद्र, जहाँ धान को उठाया जाता है, जहाँ धान को खरीदा जाता है, तो उसकी संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। 2617 है धान उपार्जन केंद्र, अभी वर्तमान में इतना कर दिया गया है, 2617 है ना धान उपार्जन केंद्र। यहाँ पे क्या है, आप जा करके उपार्जित कर सकते हो, बेच सकते हो, और अपना क्या कर सकते हो? बारदाना प्राप्त कर सकते हो, और बारदाने प्राप्त करके आप अपना विपणन कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। और इसके लिए कितने लोगों ने, कितने किसानों ने पंजीयन करवाया था? तो राज्य के लगभग 25 लाख जो किसान हैं उन्होंने अभी पंजीयन करवा लिया है। ठीक है। हालांकि उनका पंजीयन और धीरे धीरे होते रहेगा। अभी तो 25 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है धान खरीदी में अपना, धीरे धीरे और भी लोग पंजीयन करा रहे हैं, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन हो चुका है। ठीक। अब इसमें एक डेटा में बात करते हैं कि धान खरीदी का जो टाइम है वो क्या है, और जो मक्का है उसका टाइमिंग क्या है। एकदम शांति से, एकदम सिंपल वे में समझना है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? धान खरीदी के टाइम के बारे में। जब बात आ रही है धान खरीदी के एक टाइम लाइन की, तब आपको ये कब से चालू होगा और कब तक चलेगा। मैंने बताया कि ये कौन सा है, तो धान उपार्जन के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24। तो धान के लिए जो टाइम रहेगा वो एग्जैक्ट क्या रहेगा, जिसमें धान का खरीदी होगा। तो धान की खरीदी 1 नवंबर 2023 से चालू होकर 31 जनवरी तक चलेगा। 1 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो करके ये कहाँ तक चलेगा? तो 31 जनवरी तक चलेगा। और ये कहाँ तक जाएगा? 2024 तक। ठीक है। 31 जनवरी 2024 तक, यहाँ तक ये धान खरीदी का क्या होगा? धान खरीदी का ये समय रहेगा कि भैया जो धान खरीदी का टाइमलाइन है, अब उस हिसाब से किसानों को जानकारी दे दिया गया है कि इस दौर में आप क्या करें, अपना पंजीयन करवा लें, धान खरीदी होनी है। ठीक। इन द सेम वे आपको पूछा जाएगा कि मक्का खरीदी कब तक किया जाएगा, राज्य सरकार ने क्या टाइमलाइन दी है। ठीक है। क्योंकि धान खरीदी के बाद में अधिकतर किसान क्या हैं, हमारे पास में यहाँ पे धान की खेती छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न धान का ही देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन मक्का की भी खेती होती है, इसीलिए लोग धान के इसमें ट्रेडिंग में या विपणन में बिजी हो जाते हैं। इसीलिए मक्का के लिए समय ज़्यादा मिलता है, ताकि कोई भी मक्का खरीदी का जो लक्ष्य है उसको अपने समय पे पूरा करा सके। तो इसके लिए क्या करेगा गवर्नमेंट? पूरा 1 महीने का समय एक्स्ट्रा देगा। जैसे ये चालू हो रहा है 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, तो मक्का खरीदी का टाइमलाइन क्या है? 1 महीना बढ़ जाएगा। अर्थात बिल्कुल ये 1 नवंबर से चालू होगा और जनवरी की जगह पे फरवरी का आखिरी तारीख तक इसको क्या किया जाएगा? समय दिया जाएगा मक्का खरीदी के लिए। ठीक। तो मक्का खरीदी के लिए जो समय होगा वो क्या होगा? 1 नवंबर 2023 से चालू होके फरवरी के लास्ट कौन सा? 28 फरवरी। ठीक। तो ये हो गया 1 नवंबर
2023 से मक्का खरीदना प्रारंभ होगा। और फरवरी का लास्ट कौन सा होता है? 28 फरवरी। और आपको होमवर्क है कि इस दिन कौन सा दिवस पड़ता है 28 फरवरी को। आप भी थोड़ा मेहनत करो और मुझे बताओ, क्योंकि ये आपके साइंस और डेट तिथि पूछने वाले क्वेश्चन में ज़रूर आता है। तो ये इतनी डेटा मिनिमम आपको समझना होगा, ठीक। अब ये इतनी बातें तो हो गई। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ का हर्बल उत्पाद बनता है। हमारी जो महिला स्व सहायता समूह है वो हर्बल उत्पाद बनाती है, हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे जो लघु वनोपज इत्यादि होते हैं उससे क्या होता है कि वनोपज इत्यादि से हर्बल प्रोडक्ट बना करके उनकी आजीविका चलती है। तो 5 अगस्त 2023 को कुछ घोषणा ये हुआ था कि सरकार ने क्या किया, देश की जितना भी सेंट्रल एक भंडार स्टोर होता है, केंद्रीय भंडार स्टोर, सेंट्रल स्टोर जो भंडार होता है जहाँ पे स्टोरेज करते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है बड़ा बड़ा, है ना, ताकि सामान ख़राब मत हो या कोई उत्पाद महंगी चीज़ें ख़राब मत हो। तो जितना भी देश का केंद्रीय भंडार स्टोर है वहाँ पे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हर्बल उत्पाद के लिए एक हस्ताक्षर EMU साइन करवाया। और उसके लिए क्या हुआ, 3 एजेंसियों के साथ में ये मिल करके काम कर रही है कि देश के जितने भी केंद्रीय भंडार स्टोर है वहाँ यहाँ के जो दीदी बहन लोग जो भी हर्बल उत्पाद बना रहे हैं और लघु वनोपज इत्यादि से, वो सभी हर्बल उत्पाद क्या हो, हर जगह स्टोर हो सके और पूरे देश में वो बिक सके। तो 3 सरकारी संस्थान के साथ छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, अपना MOU किया है, मतलब हस्ताक्षर किया है। तो उसको देख लेते हैं कि वो 3 संस्थान कौन कौन से हैं जो मिल करके इस पे काम करेगी। और यहाँ का जो हर्बल उत्पाद रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, हर्बल उत्पाद। तो हर्बल प्रोडक्ट को, हर्बल उत्पाद को पूरे देश में इसको सेल करना है। और ये कब AMU हस्ताक्षर हुआ, तो ये हुआ 5 अगस्त को। कब हुआ, तो MOU हस्ताक्षर हुआ ये 5 अगस्त को, ठीक है। MOU हस्ताक्षर में इन लोग अपना जो भी है इन लोग बैठ करके एक एजेंडा डिसाइड किए कि आपको ये जो हमारे उत्पाद हैं पूरे इंडिया में क्या करना है, कोल्ड स्टोरेज प्रदान करना है। सभी सेंट्रल मतलब केंद्रीय भंडार स्टोर में आपको जगह देना है, पूरे देश में इसको बेचना है। तो उसमें 3 सरकारी संस्थानों के साथ में क्या हुआ, MOU हुआ। MOU में 3 संस्थानों का आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो हस्ताक्षर किया वो क्या था, खुद का लघु वनोपज जो सहकारी संघ है उसके साथ, अर्थात छत्तीसगढ़ शासन का क्या, लघु वन उपज सहकारी संघ। इसमें जो 5 नाम आपको मैं बता रहा हूँ, 3 नाम बता रहा हूँ, उसमें आपका छत्तीसगढ़ सरकार का, छत्तीसगढ़ का क्या हो गया, लघु वनोपज संघ। एक तो ये हो गया पहला हस्ताक्षर, है ना। दूसरा जो आपका हुआ, देखो ये गवर्नमेंट की एक क्या हिस्सा है, राज्य सरकार का, जो लघु वनोपज संघ के हर्बल उत्पाद इत्यादि के ऊपर क्या है, काम करती है। एक वैसे ही आपका IIT के साथ में हुआ, IIM रायपुर के हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, उनसे भी जो वैज्ञानिक पद्धति है, तकनीक है, उसका सहायता लिया जाएगा। तो IIM रायपुर, ठीक है, यहाँ से MBA आप अच्छा करोगे तो यहाँ से अच्छे प्रोजेक्ट मतलब आपको अच्छे जगह पे जॉब मिलेगा, अच्छे पैकेज में मिलेगा। IIM भी अब एक अच्छे नाम पे छा चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये 2 हो गया। और तीसरा है, तो तीसरा कौन सा है, तो है जितना भी सेंट्रल भंडार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के जो सेंट्रल भंडार है, केंद्रीय भंडार, तो उसको समझना है। तो केंद्रीय भंडार जितने भी होंगे वो, तो यहाँ पे मैं इसीलिए लिख देता हूँ केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए केंद्रीय भंडार, केंद्रीय भंडार। ये 3 एजेंसियां मिल रही है और मिल करके हर्बल उत्पाद पर काम कर रही है कि उसे क्या किया जाए, पूरे देश में इसको, जो भी आपके कहना चाहिए कि पूरे देश में इसे फैलाया जा सके, किसको, हर्बल उत्पाद को। तो इस पे क्या हुआ, इस पे एक स्टोर की तरह, मतलब स्टोर प्रदान किया जाएगा पूरे इंडिया में, और यहाँ के हर्बल उत्पाद को पूरे इंडिया में बेचा जाएगा। और
इसीलिए ये 3 एजेंसी मिलके काम कर रही है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव्स सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी स्टोर इनको मिलेंगे उसमें एक स्थान मिलके अपने प्रोडक्ट को, छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट को बेचने में सहायता प्राप्त होगा। बस इतना जान लो। 5 अगस्त को घोषणा हुआ, 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त को घोषणा हुआ। 3 एजेंसी मिल करके इसमें काम कर रही है ना। और MOU हस्ताक्षर हो चुका है 5 अगस्त को। तीनों एजेंसी ये है। और वनोपज जो भी यहाँ के बनते हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे काम किया जाए, पूरा जो बिज़नेस माइंड है वो IIM रायपुर देगा और उस पर काम गवर्नमेंट कर रही है। तो इतनी मिनिमम बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब इसमें 1-2 बात मैं और आपका शामिल करना चाहूँगा। जैसे कि चंद्रयान के बारे में आप जान रहे हो, चंद्रयान 3 ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो गया। तो चंद्रयान 3 में छत्तीसगढ़ के कितने युवा वैज्ञानिक जो है शामिल हैं, इससे प्रश्न बनता है, क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है। तो ये चंद्रयान 3 में छत्तीसगढ़ से हमारे गौरव जो भी रहे, छत्तीसगढ़ से जो युवा वैज्ञानिक है या जो युवा इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक जो है उनके नाम को आपके दिमाग में रखना है कि छत्तीसगढ़ से इतने युवा जो वैज्ञानिक है इस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं 5 नाम याद रखना है, ठीक। पहला जो नाम है वो रायपुर का कौन है? खुशबू श्रीवास्तव, ठीक है। तो यहाँ पे खुशबू श्रीवास्तव ये पहला वैज्ञानिक के नाम, ठीक है। 5 नाम, क्योंकि जब भी PSC पूछेगा तब आपसे गलत ना हो इसीलिए मैं नाम को यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चन आएगा और चंद्रयान का एक बड़ा सा करंट अफेयर का वीडियो मैं बना के डाल चुका हूँ, आप लोग देख लो। वैसे ही एक और नाम आता है ज्ञानेंद्र कश्यप, जो कहाँ के थे? महासमुंद के, ठीक है। ज्ञानेंद्र कश्यप महासमुंद के। तीसरे जो युवा थे वो कौन? तो निशांत सिंह, और ये कहाँ के थे? निशांत थे अंबिकापुर के हैं, मतलब निशांत सिंह। तो 3, और ये चौथा जो बनता है उससे क्वेश्चन, क्योंकि ये भिलाई का युवा है ना, भरत कुमार, भिलाई से। तो ये भी दिमाग में आपको याद रखना है, भरत कुमार। और लास्ट में 5वां हमारे बड़े भाई विकास श्रीवास, आपके दीपक श्रीवास से आप याद कर लेना, विकास श्रीवास, और ये है बिलासपुर से, ठीक है। तो ये टोटल 5 नाम आपको याद रखने हैं जो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक हैं। खुशबू श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र कश्यप, निशांत सिंह, भरत कुमार और विकास श्रीवास। स्थान तो पूछेगा नहीं, लेकिन स्थान पूछ दे तो खुशबू रायपुर की, ज्ञानेंद्र महासमुंद और निशांत जो है वो अंबिकापुर के। भरत के बारे में मैंने बताया कि ये भिलाई से हैं और विकास हैं कहाँ से? विकास जी, विकास श्रीवास जी ये बिलासपुर से। तो इतनी बातें करंट अफेयर के रूप में आपको जानना है। आगे फिर नए करंट अफेयर में मैं क्या करूंगा, आपको गुणवत्तापूर्ण क्लास दूंगा। बस आप क्या करें, जितना भी तथ्य मैंने बताया, जितने भी चीज़ मैंने बताया उसे आपको रिवीजन करना है और आपको चूकना नहीं है। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का और 100% ये आपको बेनिफिट पहुँचाएगा। मैं जानता हूँ कि आप बस इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे दें कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में आपने रिवीजन किया है। याद रखेंगे, जब आप रिवीजन करते हो तो कोई भी चीज़ ज़्यादा इसकी संभावना होती है कि वो सही हो जाए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको पछाड़ देगा। बेहतर है पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर छोड़ दें, ठीक। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें, आपको देखो नुकसान तो आपको कुछ नहीं सब्सक्राइब करने से, ठीक। कई बार ऐसी वीडियो मैं डाल देता हूं जो बहुत ही मोटिवेशनल होती है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होती है। मैं कॉमेडी वीडियो तो बनाता नहीं, जो भी बनाता हूं एजुकेशनल, साइंस के बेसिस पे, पर्पस पे, और हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मैं क्लासेस देता हूं, करंट अफेयर के पर्पस से मैं बनाता हूं। तो वो सब एग्ज़ाम में आता है। अरे आप ना सही, आपके बच्चों को तो बेनिफिट होगा, अगर वो घर में चलेगा तो उन लोग सुनेंगे, देखेंगे। वो चीज़ काउंट होती है बच्चों के फ्यूचर को एक ब्राइट डायरेक्शन प्रदान करने में, एक स्वर्णिम भविष्य प्रदान करने में, ठीक है। तो आप उसे क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा ना लगे तो मत देखना, अच्छा लगे तो पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना। जय हिंद, वंदे मातरम।